हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रकाशीय घटनाओं को देखेंगे, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और नेत्र से संबंधित कुछ रोगों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग के इस विचलित होने की घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। हम देख लेते हैं, ये कोई परत होती है जो कि दो माध्यम के बीच में स्थित होती है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग में सीधी नहीं जाती, वह विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में कुछ नियम होते हैं, तो उसे देख लेते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर होते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये कोई दो माध्यम के बीच में परत होती है। यहाँ पर होता है विरल या सघन माध्यम, और इसे हम मान लेते हैं सघन या विरल माध्यम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इसके मध्य में होता है एक अभिलंब जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, इस कारण इसे अभिलंब कहा जाता है। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर होते हैं। तो हम देख लेते हैं, ये है आपतित किरण, और जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसे कहा जाता है आपतित किरण और इसे कहा जाता है अपरिवर्तित किरण। और तीसरा पॉइंट है आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये है अभिलंब और इसमें जो बिंदु होता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये तीनों एक ही धरातल पर होती है। ये है आपतित किरण, ये है अपरिवर्तित किरण, और अभिलंब पर जो आपतन बिंदु होता है वह तीनों एक ही धरातल पर होती है। ये है अपवर्तन का पहला नियम। अगला नियम है एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपरिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अभिलंब के साथ जो आपतित किरण होती है वह जो कोण बनाता है उसे कहा जाता है आपतन कोण और उसे I से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि अपरिवर्तित किरण जो कि अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे कहा जाता है अपवर्तन कोण और इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। तो दूसरा नियम बताया गया है कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को कहा जाता है म्यू, और ज्या का मतलब होता है साइन। तो इसमें दिया गया है कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण का मान I है तो इसकी जो ज्या होगी साइन I, और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे R कहते हैं उसका अनुपात एक नियतांक होता है, तो ये होगा साइन R। तो साइन I बाई साइन R एक नियतांक होता है जिसे म्यू कहते हैं, और इस म्यू को कहा जाता है अपवर्तनांक। इसे हमें याद रखना है, यह स्नेल का नियम है। इसे हम आगे और अच्छे से देखेंगे। अपवर्तन की इस घटना के आधार पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यह नहीं पूछा जाता कि अपवर्तन का नियम क्या है या अपवर्तन क्या होता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्न घटना किस प्रकाशीय घटना का उदाहरण है। चलिए देखते हैं। पहला है सूर्य का क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना, यह अपवर्तन का उदाहरण है। जैसे शाम या सुबह जब सूर्य उदय या अस्त नहीं हुआ रहता फिर भी हमें सूर्य की किरणें दिखाई देती है, यह सूर्य की किरणें अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देती है। अगला है पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसमें दो प्रकार की घटना होती है, या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर हट जाएगा। इस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। अगर वह प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होती, वह सीधी निकल जाती, तो उसमें अपवर्तन की घटना नहीं होती और वह छड़ हमें सीधी दिखाई देती। अगला उदाहरण है तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना यह भी अपवर्तन का उदाहरण है। इसे हमें याद रखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पृथ्वी पर खड़ा कोई मनुष्य तारे को देखता है तो पृथ्वी के विभिन्न परतें होती है, वायु की परतें जिसमें धूल के कण और अलग अलग माध्यम पर तापमान अलग अलग होता है, जिसके कारण जब मनुष्य तारों को देखता है तो तारों से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करती है, और बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करने के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है पानी का बुलबुला अपवर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे कोई पानी का बुलबुला है वह अपवर्तन की घटना के कारण ही हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, इसे हमें याद रखना है। अगला उदाहरण है तालाब का जो तल होता है
वह उठा हुआ दिखाई देता है, मतलब उसकी वास्तविक गहराई हमें नहीं दिखाई देती, वह वास्तविक गहराई से कम गहराई में दिखाई देता है। ऐसा अपवर्तन की घटना के कारण होता है। अगला उदाहरण है, तालाब में डूबा हुआ या जल में डूबा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हमें इन उदाहरणों को याद रखना है। पहला उदाहरण है सूर्य का क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना। दूसरा उदाहरण है छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। तीसरा है तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। पानी का बुलबुला अपवर्तन के कारण हमें चमकते हुए दिखाई देता है। पानी की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और अगला है मछली जो है गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये सभी घटनाएं अपवर्तन के कारण होती है। इन उदाहरणों को हमें याद रखना है। ये सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने की बहुत अधिक संभावना है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ नियम देख लेते हैं, कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक सतह मान लेते हैं। तो पहला बिंदु हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब तिरछी आपतित होती है तो वह विचलित हो जाती है। यह विचलन की घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसमें दो घटनाएं होती है। पहला घटना जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। विरल माध्यम का अर्थ होता है हवा, जो कि विरल होती है, घनत्व कम होता है, जबकि सघन माध्यम होता है पानी, कांच, शहद, जो भी गाढ़ा चीज़ होता है वह सघन माध्यम होता है। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की जो किरण होती है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ये प्रकाश की किरण है, अगर वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये जो आप देख रहे हैं वह अभिलंब है, तो इसकी ओर झुक जाएगी। दूसरी घटना है प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे कोई कांच हो या पानी हो, वहाँ से अगर कोई किरण हवा में प्रवेश करे, मतलब अगर विपरीत दिशा में प्रवेश करती है तो इसमें कौन सी घटना होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कोई परत है और इसमें प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, यह कंडीशन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, तो प्रकाश की किरण ऐसे आती है और वह झुकने के बजाय दूर हट जाएगी। हमने पहले कंडीशन में पढ़ा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी, दूसरा कंडीशन है अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये है अभिलंब, अभिलंब की ओर पहले कंडीशन में झुकेगी, दूसरे में दूर हट जाएगी। यह अपवर्तन का महत्वपूर्ण नियम है। इसी कारण हमें जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक गहराई से हमें कम प्रतीत होती है, उसकी आभासी गहराई कम होती है। इसे हम आगे देखेंगे विस्तार से। अगला बिंदु है अभिलंब के समांतर आपतित किरण सीधे निकल जाती है। जैसे कोई अगर परत दी गई है, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, मतलब अगर वह सीधी आपतित होती है तो उसमें विचलन नहीं होगा, वह सीधी निकल जाएगी, उसमें किसी प्रकार के अपवर्तन की घटना नहीं होगी। परीक्षा में यह सीधा पूछा जा सकता है कि अभिलंब के समांतर आपतित होने पर प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रकाश विचलित हो जाएगी, प्रकाश विचलित नहीं होगी, प्रकाश सीधे निकल जाएगी। तो हमें याद रखना है कि प्रकाश सीधे निकल जाएगी, इसमें विचलन की कोई घटना नहीं होगी। ये दोनों बिंदु भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव कि अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूसरा प्रभाव अभिलंब की ओर झुक जाएगी, प्रकाश विचलित नहीं होगी, और अगला दिया रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अभिलंब से दूर हट जाती है। और अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसे हमें याद रखना है, इन दोनों कंडीशन को। अगला हम लेंस के प्रकार देख लेते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हमने जैसे पढ़ा था कि उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, तो उसी दर्पण से निर्मित लेंस को कहा जाता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये आप देख रहे हैं वह है अवतल लेंस। आप देख सकते हैं दो उत्तल दर्पण को आपस में इस प्रकार मिला दिया जाता है कि उसका जो वक्रता केंद्र है आपस में मिल जाए तो वह उत्तल लेंस बन जाता है। दो अवतल दर्पण को आपस में मिलाने पर वह अवतल लेंस का निर्माण करता है, आप देख सकते हैं। तो इसे हमें याद रखना है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। यह प्रकाश की किरण को अभिसरित कर देता है, फैला देता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरण को अपसरित कर देता है और इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है कि अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरण को अपसरित कर देगा और उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला पॉइंट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक लेंगे, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक लेंगे। इसे हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें याद रखना है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। और इसके कुछ उदाहरण हैं जिसे हम आगे और अच्छे से देखेंगे कि जो फ्यूज बल्ब होता है उसमें पानी भरकर देखने पर हमें अक्षर बड़ा दिखाई देता है। अक्षर बड़ा इसलिए दिखाई देता है
क्योंकि वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है और उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को जो है अभिसरित कर देता है, फैला देता है। इस कारण हमें अक्षर बड़ा दिखाई देता है। इसे हमें याद रखना है कि ऐसी सभी घटनाएं जिसको देखने पर अगर वह किसी वस्तु के आकार को बढ़ा दे तो उसे कहा जाता है उत्तल लेंस। जैसे घड़ी बनाने वाले साज में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, हमारे नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है। इसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। अब हम स्नेल का नियम देख लेते हैं। स्नेल का क्या नियम होता है तो हमने अभी पढ़ा, वही स्नेल का नियम है। अपवर्तनांक उससे ज्ञात होता है। चलिए देखते हैं। जब एक वर्णी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होता है, अर्थात वह एक नियतांक के रूप में होता है और इसी नियतांक को कहा जाता है स्नेल का नियम। और स्नेल के नियम के माध्यम से जो नियतांक प्राप्त होता है वह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इसे हमें याद रखना है कि इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, यह अपवर्तनांक होता है। हमने अभी देखा कि आपतन कोण की ज्या जिसे साइन कहते हैं और यह साइन का जो कोण होता है आई। अपवर्तन कोण की ज्या जिसे साइन आर कहते हैं। ज्या मतलब होता है साइन और आर मतलब होता है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होती है जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसमें ये यूज होगा। अगला है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जब निर्वात और वायु के सापेक्ष प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हमें याद रखना है। अगर कोई हमें वैल्यू दी गई है तो वह हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक होगी, और अगर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का दिया गया है तो वह है सापेक्ष अपवर्तनांक कि μ12। इसे कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। परंतु अगर कुछ नहीं दिया है तो वह हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। वह किसी माध्यम के सापेक्ष नहीं बल्कि निर्वात या वायु के सापेक्ष लिया जाता है। अगला है माध्यम का अपवर्तनांक। हमने अभी पढ़ा जो अपवर्तनांक वह होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। इसी गहराई के माध्यम से हम अपवर्तनांक की घटना का आकलन करते हैं कि वस्तु कितनी गहराई पर स्थित होगी। जैसे यहाँ पर म्यू का दिया गया है वास्तविक गहराई जिसे हम एच कहते हैं और आभासी गहराई जिसे हम एच डैश कहते हैं। यह भी न्यूमेरिकल में यूज होगा। इसे हमें याद रखना है कि म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। यही होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। इसे हमें याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात अपवर्तनांक कैसे प्रभावित होता है। तो सबसे पहला प्रभावित होता है रंग या तरंग दैर्घ्य के कारण। प्रकाश की अलग अलग रंगों के आधार पर उसका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, तो इस पर अपवर्तनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तरंग दैर्घ्य के आधार पर किसी वस्तु का अपवर्तनांक का आकलन कैसे करेंगे। तो यह भिन्न भिन्न प्रकाश के लिए अलग अलग होती है। हम जानते हैं कि रंग 7 प्रकार के होते हैं और उन रंगों का तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होता है, अर्थात उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। तो तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कम होता है। इसे हमें याद रखना है। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और यह अपवर्तनांक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर अपवर्तनांक को बढ़ाते हैं तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा और अगर तरंग दैर्घ्य को बढ़ाते हैं तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसे हमें याद रखना है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। इसे हमें याद रखना है। जो लैम्डा होता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो उसका अपवर्तनांक का मान सबसे कम होगा। हमने अभी पढ़ा कि लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपवर्तनांक के। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम है। अग्नि रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो उसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने से अपवर्तनांक घटता है। इसे हमें याद रखना है। परीक्षा में यह सीधे पूछा जाता है कि अगर माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपवर्तनांक बढ़ जाएगा, अपवर्तनांक घट जाएगा, अपवर्तनांक अपरिवर्तित रहेगा। तो हमें इसे याद रखना है कि ताप को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं उसका अपवर्तनांक घटता जाता है। अपवर्तनांक का सीधा संबंध हम समझ सकते हैं कि वह होता है घनत्व से। ताप बढ़ाने पर घनत्व कम होता है, वैसे ही अपवर्तनांक भी कम होगा। घनत्व, सघनता ये सभी एक ही चीज़ होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपवर्तनांक के। अर्थात अपवर्तनांक और घनत्व, सघनता ये सभी चीज़ें एक साथ बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
अब हम पढ़ते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण का ऐसा मान, जैसे कोई भी अपवर्तन कोण का एंगल दिया है, ये है एंगल, तो इस मान को कहा जाएगा क्रांतिक कोण। और यह कब कहा जाएगा? जब जो अपवर्तन कोण है वह 90 डिग्री हो। तो ये अभिलंब से अपवर्तन कोण 90 डिग्री यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर अपवर्तन कोण आता है, ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 होगा, वही उसका क्रांतिक कोण होगा। याद रखिएगा। यह क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण जो है आपतन कोण का मान होता है। ये आपतन कोण का कोई मान होता है जिसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। और इसे कब कहा जाता है? जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो। और इसी क्रांतिक कोण पर आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारे दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बहुत सी घटनाएं होती है। तो चलिए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसका कंडीशन फिक्स होता है। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यह घटना विरल से सघन में नहीं होती है, यह केवल सघन से विरल माध्यम में होती है। तो इसमें अगला है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। हम मान लेते हैं ये कोई सघन माध्यम है और ये है विरल माध्यम। इसे हमें याद रखना है। अगर हम इसे समझ जाएंगे तो इससे इस पर आधारित घटनाओं को हम आसानी से समझ जाएंगे। ये कोई माध्यम होता है, माध्यम के बीच की परत होती है। प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो इसमें दिया गया है, मान लीजिए ये कोई क्रांतिक कोण है और क्रांतिक कोण में हम जानते हैं कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अगर हम आपतित किरण जो जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं ये है क्रांतिक कोण और ये है अपवर्तन कोण। क्रांतिक कोण का जो आपतन कोण होता है, अगर हम उसे बढ़ा देंगे तो जो अपवर्तन कोण होती है वह भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा होने के कारण जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाती है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में चली जाती है और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, वह दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है। इस घटना को हम समझ गए होंगे तो इस पर आधारित उदाहरण को हम आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं। इसका उदाहरण है रेगिस्तान में या सड़क में गर्मी के दिनों पर आपने देखा होगा कि दूर चमकता हुआ दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी स्थित है। तो यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना है। इस घटना को मरीचिका कहते हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि रेगिस्तान में जल का भ्रम होना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसे हमें याद रखना है। और यह कैसे होता है? रेगिस्तान की निचली सतह पर बालू जो है उष्मा को ग्रहण कर लेती है और उष्मा ग्रहण करने के कारण उसके जो निचली सतह होती है वहाँ की जो वायु होती है वह गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण वह ऊपर उड़ जाती है, जिससे उसके निचली सतह जो होती है वहाँ पर वायु नहीं होता है, अर्थात वहाँ वायु न होने के कारण वह माध्यम विरल माध्यम बन जाता है। जबकि बाहर की जो वायु होती है वह सामान्य होती है और उसे सघन माध्यम कहा जाता है। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण का मान अधिक होने के कारण प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है। अगला उदाहरण है कांच का चटका हुआ भाग। जैसे कोई गिलास होता है कांच का, अगर वह चटक जाता है तो उसे हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। यह घटना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला है प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर। आपने देखा होगा ऑप्टिकल, यह बहुत ही प्रचलित प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना के कारण संचार माध्यम में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और उसके माध्यम से संचार का प्रसार होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त हैं। पहला हमने पढ़ा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा है आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। हमने अभी देखा कि जो क्रांतिक कोण का मान अगर वह अधिक होगा तभी यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अगर क्रांतिक कोण के मान से कम है तो वह दूसरे माध्यम में चली जाती है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। इसलिए हमें याद रखना है कि दो कंडीशन है, पहला सघन से विरल जाना चाहिए और दूसरा आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है। अगला हम नेत्र संबंधी रोग देख लेते हैं।
नेत्र संबंधी रोग में पहला रोग है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहा जाता है। अगला रोग है दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। और उसके पश्चात है दृष्टि वैषम्यता, या फिर उसे कहा जाता है एस्टिगमेटिज्म। इसे हमें याद रखना है, यह नेत्र संबंधी रोग है। और इसका दूसरा नाम भी याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष को कहा जाता है प्रेस बायोपिया, दृष्टि वैषम्य को कहा जाता है एंटीगमेटिज्म। हमें कोई वस्तु स्पष्ट कब दिखाई देती है? जब किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब हमारे रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। जैसे हमारा नेत्र होता है, यहाँ पर जो होता है वह रेटिना होता है। रेटिना में एक पीत बिंदु पाया जाता है। अगर उस पीत बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। यह एकमात्र स्थिति है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसमें एक और प्रश्न याद रखिएगा कि हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारे नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। हम आगे नेत्र की संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना ही देख लेते हैं कि जो रेटिना होता है उसमें पीत बिंदु होता है, और किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अगर हमको देखना है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है पीत बिंदु पर बनना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं निकट दृष्टि दोष। हमने अभी देखा वह अभी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में काम आएगा, इसलिए हमने इस बिंदु को पहले ही देख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे हमें याद रखना है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु हम नहीं देख पाते, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी का बढ़ जाना या नेत्र की फोकस दूरी का कम हो जाना। इस कंडीशन को हमें याद रखना है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा अलग अलग। तो हमें इसे याद रखना है कि नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाएगी या फिर नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो इस कारण से हमें निकट दृष्टि दोष होता है। इसका निवारण कैसे किया जाए? तो अवतल लेंस की सहायता से इस रोग का निवारण होता है। आगे हम अवतल लेंस की रचना देखेंगे, जिसके माध्यम से हम इस स्थिति को अच्छे से समझेंगे। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पहले बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रकाश की किरण जब आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात वह रेटिना से पहले ही बन जाती है। रेटिना यहाँ पर स्थित होता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, तो इस रोग को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो अवतल लेंस यूज करते हैं। अवतल लेंस जब हम यूज करेंगे तो अवतल लेंस यूज करने के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह यहाँ पर बनेगा, और इस प्रतिबिंब के माध्यम से हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, लेकिन निकट की दिखाई देती है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह निकट बनेगा, और उस वस्तु का फिर से प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनेगा। तो प्रकाश की किरण जब जाएगी तो उसका फाइनल प्रतिबिंब जो है पीत बिंदु पर बनेगा, और उससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगला रोग है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन हमें पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या होता है? नेत्र गोलक का छोटा होना या फिर नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ जाना, अर्थात वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। इसे हमें याद रखना है इन दोनों कंडीशन को कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है। तो पहला कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा होना, या फिर दूसरा कारण होता है नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ जाना, वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। ये लेंस होता है और ये भी लेंस है। तो आप देख सकते हैं ये वक्रता त्रिज्या है। इस वक्रता त्रिज्या के कारण हमें दूरदृष्टि दोष होता है। इसे हमें याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या में कमी हो जाती है तो उससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और पहला नेत्र गोलक का छोटा होना, ये जो नेत्र गोलक है उसका आकृति छोटा हो जाता है, इस कारण हमें दूरदृष्टि दोष होता है। और इसका निवारण कैसे किया जाए? तो इसका निवारण जो है उत्तल लेंस के माध्यम से होता है। हमने अभी देखा कि निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वह अवतल लेंस होता है। उसके विपरीत होता है दूरदृष्टि दोष, जिसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का हम देख लेते हैं। ये है उत्तल लेंस और ये है हमारा नेत्र। ठीक है। अगर प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह इसमें निकट दृष्टि दोष के विपरीत होता है। बनने वाला प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनता है। हम देख सकते हैं कि पास से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता है
तो हम जब इसके लिए उत्तल लेंस का यूज करेंगे तो उत्तल लेंस का यूज करने से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा और इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह है दूरदृष्टि दोष। इसके बाद अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, यह हमने अभी पढ़ा। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, इन दोनों का मिश्रण होता है कि हमें दूर और पास दोनों की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या होता है, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उसकी आयु हो जाती है, तो हमारे नेत्र की जो संसंजन क्षमता होती है वह काम नहीं करती है, वह कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हम दूर और पास की वस्तु को नहीं देख पाते। संसंजन क्षमता किसे कहते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल में यूज करते हैं, जूम करते हैं और उसे कम करते हैं, तो इसी को कहा जाता है संसंजन क्षमता। हमारे नेत्र में भी ऐसी ही क्षमता होती है, जिसके माध्यम से अगर हमें दूर की वस्तु देखना है तो हम जूम कर लेते हैं, और अगर हमें पास की वस्तु देखना है तो वह सामान्य स्थिति में आ जाती है। इसी संसंजन की क्षमता में कमी आ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हम दूर और पास दोनों की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से इसलिए देख रहे हैं ताकि ये सभी चीज़ें हमें याद रहें। पुस्तक में पढ़ने से हम सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन अगर इसे विस्तार से देखें कि कौन सी घटना किस आधार पर होती है तो हम इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका निराकरण कैसे होता है, तो इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का यूज होता है। द्विफोक्सी लेंस, अगर हमारी समस्या दोनों हैं, मतलब हम दूर और पास दोनों नहीं देख पा रहे हैं, तो हम यूज करेंगे द्विफोक्सी लेंस। दोनों प्रकार के लेंस का यूज करेंगे तो इससे हमारा निराकरण होगा जरा दृष्टि दोष का। अगला है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य क्या होता है, जब कोई वस्तु सामान्य दूरी पर स्थित है, लेकिन इस रोग होने के कारण हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में अंतर नहीं कर पाते। जैसे कोई ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, जब हम इसमें अंतर नहीं कर पाते तो इसे कहा जाता है दृष्टि वैषम्य। इसका निराकरण के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि दृष्टि वैषम्य के निराकरण के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा, तो इसके लिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करेंगे, इसे हमें याद रखना है। अगला और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है वर्णांधता। यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है और इस रोग में किसी रंग या उससे बनने वाले रंग में अंतर नहीं कर पाते। जैसे अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता है तो वर्णांधता में वह हरा, लाल, पीला ये सभी में अंतर नहीं कर पाता, उसे सभी रंग एक जैसे दिखाई देते हैं, या वह रंग को स्पष्ट रूप से बता नहीं पाता, तो इस रोग को कहा जाता है वर्णांधता। यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है और इस रोग के कारण व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाता। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सरल सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, नेत्र की रचना और उसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।